अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गुंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स के मुतालिक आपको अपडेट करना चाहते हैं। सऊदी अरब से इंतहाई परेशान कुन खबर है, जहां पे सऊदी अरब की मिलिट्री बेसिस यानी जो उनकी फ़ौज की जगह हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और इसके अलावा तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। और ये 6 साल मुकम्मल, यानी 6 साल पहले जब सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला किया था, उन 6 सालों के मुकम्मल होने के बाद यमन के हौसी बागियों ने आज सऊदी अरब को सबक सिखाया है। किन किन जगहों के ऊपर हमले हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है, ये एक अहम मामला है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी लेवल के ऊपर हमने आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर बताया था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं उनकी आज़ादी के, तो यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात के सिलसिले में उन्होंने शिरकत करनी है और 2 रोज़ का उनका दौरा बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश पहुँच चुके हैं और वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, उनको किस तरह से रोका गया है, किस तरह से नारे मोदी के ख़िलाफ़ लगे हैं कि आप वापस चले जाओ, क्योंकि मुसलमानों के कातिल हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो, उनके ऊपर जुल्म सितम करते हो। तो आज बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो ढाका के अंदर मौजूद है, उसके अंदर मुजाहिरीन ने क्या नारे लगाए और आज कितने अफराद ज़ख्मी हुए, कितने लोगों की जान गई और नरेंद्र मोदी से क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंडिया का मामला है और बांग्लादेश का मामला है। एक बर्फ़ पिघली है गोगे, इन दोनों के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और दूसरी जाने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी और भारत की जो बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म हैं हसीना वाजिद, उन दोनों का एक ख़ास वजह है। हसीना वाजिद का ताल्लुक़, चूँकि वो मुजीबुर रहमान जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त जो एक ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, उनकी साहबजादी हैं, एक तो ये वजह है। फिर चूँकि जो हिंदू उस कम्युनिटी थी जिसने मुक्ति बहानी क्रिएट की, तो बीजेपी और ये सारी की शिवसेना वगैरह, आपको पता है कि वो लोग थे जो मुक्ति बहानी को सपोर्ट करने वाले हैं या उस नज़रिए के मानने वाले हैं। तो इन दोनों का एक नज़रियाती मिलाप है। इस नज़रियाती मिलाप की वजह से ही नरेंद्र मोदी पहले भी पहुँच के उन्होंने खुलेआम एतराफ़ किया था कि मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन किया, मुक्ति बहानी को हमने बनाया। लेकिन ये बातें छोड़ के आज बांग्लादेश के मुसलमानों ने गैरतमंद मुसलमान होने का मुजाहरा किया है और उन्होंने आज बैतुल मुकर्रम मस्जिद ढाका के अंदर जमा हुए और इस मौके के ऊपर उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरे किए हैं। इसके अलावा इस मौके के ऊपर उन्होंने एक ही बात की है, चूँकि इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो ज़िंदगी है वो तंग कर दी गई है, उनका जीना हराम किया हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो आज बांग्लादेश के अंदर आएँ और ख़ासकर मुसलमानों की मेजॉरिटी वाला मुल्क, वहाँ पे हमें लेक्चर्स दें, वहाँ पे मुसलमानों के हुकूक़ की बात करें। आप पहले इंडिया के अंदर जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको देख लें। अब आ जाते हैं अगले मामले के ऊपर। अगला मामला ये है, 6 साल पहले 2015-16 के दरमियान जो है मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में एक जो इत्तेहाद है वो बनाया गया। उसका मकसद क्या था? यमन के अंदर हौसियों को या जो मंसूर हादी हैं इनकी हुकूमत को बरकरार रखना। लेकिन 6 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद ना तो उस हुकूमत की अमलदारी या रिट जो है पूरे यमन के ऊपर कायम की जा सकी है और ना ही हौसी बागियों की कमर तोड़ी जा सकी है, जो कि उनका ख्याल ये था कि फौरी तौर पे ही काम हो जाएगा। लेकिन 6 साल मुकम्मल होने के बाद वो सऊदी अरब जो 6 साल पहले यमन के अंदर हमले कर रहा था, अब वही यमन के हौसी बागी सऊदी अरब के अंदर हमले कर रहे हैं। जो अहम हमले किए गए हैं इस पर सिर्फ तेल की तनसीबात के ऊपर निशाना नहीं बनाया गया और हमारे पास जो इस वक्त की तलात है, जो दमाम के अंदर किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री बेस है उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा निजरान के अंदर और असर के अंदर जो हैं वो हमले किए गए हैं। ये मिलिट्री की बेसेस हैं। मिलिट्री की बेसेस के ऊपर हमलों की ख़ास वजह है और इस बार कोई सादा हमले नहीं हुए, ड्रोन अटैक किए गए हैं। उन ड्रोन्स के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल हुए हैं। मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने का मकसद ये था कि अब ये मत समझिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो तेल की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले कर सकते हैं और हमारे पास आपकी जो मिलिट्री की तनसीबात हैं वो हमारी पहुँच से बाहर हैं। एक तो मैसेज ये कन्वे किया गया। दूसरी सतह के ऊपर जो तेल की तनसीबात हैं, उन तेल की तनसीबात के हवाले से भी उन्होंने उसी तरह से काम किया जिस तरह उन्होंने मिलिट्री बेसिस के ऊपर किया है। और इस हवाले से तनोरा और जो जिज़ा और यैबू के अंदर मौजूद जो तेल की तनसीबात हैं, जो अरामको जिसको मुमलिकत ख़ुद ओन करती है, यानी जो सरकारी एक कंपनी है तेल की, जो तेल के मामलात को देखती है, ड्रिलिंग करती है, दुनिया को सप्लाई करती है और दुनिया की अमीर तरीन कंपनी जिसकी एप्पल से भी ज़ायद मालियत है, उसकी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया है। और चूँकि सऊदी अरब के अंदर कंट्रोल्ड मीडिया है, उसने खबर नहीं दी, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं कि इन तेल की तनसीबात के ऊपर हमलों के बाद
यहाँ के ऊपर जो है वो आग लगी है और सऊदी अरब अब इस नुकसान को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब जो हौसी बागी हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने आज के दिन के हवाले से कहा है कि हमने बेसिकली जो 6 साल मुकम्मल होने के ऊपर ये इंडिया जो सऊदी अरब है उसको ये पैगाम दिया है कि हम न सिर्फ आपको जवाब दे सकते हैं, आपके घर में घुस के आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, दूसरी बात ये भी है कि आपने एक और जो प्रपोज़ल रखा था जिसके मुतालिक कहा गया था कि सऊदी अरब ये चाहता है कि अब आप हथियार फेंक दें, अब लड़ाई बंद कर दें, चूँकि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं रही, हमें चूँकि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा और जो आलमी बरादरी है वो न सिर्फ हमारे ऊपर दबाव डाल रही है बल्कि हम जो जंगी जराइम कर रहे हैं उस हवाले से भी हमारी जवाब तलबी हो रही है। इसलिए आप मेहरबानी कीजिए, तो आप ये अब जंग बंदी कर लेते हैं, सीज़ फायर कर लेते हैं, आप हथियार रख दीजिए, आप ईरान की जंग क्यों लड़ रहे हैं, आप जो है वो अपने मफादात को देखें। जिसके जवाब में उन हौसी बागियों ने वाज़े तौर पर सऊदी अरब को इन बैलिस्टिक मिसाइल्स और इन ड्रोन हमलों के ज़रिए ये पैगाम भेजा है कि आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, हम उसी तरह से आपको जवाब देने की पोजीशन में हैं और आपको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने ये जवाब दिया है जिसके बाद इस वक्त सऊदी अरब के लिए अपनी तेल तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ करना तो पहले ही मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कहानी तो हमें समझ आती है कि चलिए तेल तनसीबात एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अटैक हो सकता है या ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है या बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो हमला होता है, लेकिन अब जो ज़्यादा परेशान कुन सऊदी अरब के लिए बात यह है कि जो उनकी मिलिट्री की बेसिस हैं, उनकी अस्करी जो तनसीबात हैं, जहाँ पर सऊदी अरब अपनी पूरी की पूरी फ़ौज को रखता है और उस फ़ौज की बुनियाद के ऊपर यमन के अंदर हमले किए जाते हैं या फिर बाकी प्रॉक्सीज़ लड़ी जाती हैं, उनके अंदर भी अब सऊदी अरब महफूज नहीं है। तो एक जानिब ईरान बराह रास्त जो है वो हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, जो हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से उन्होंने उड़ाया उनके कार्गो शिप को, और नेतन्याहू और वहाँ पे डेडलॉक है। इसराइल के हालिया इंतखाबात के बाद यमन का मुतहरिक हो जाना, यानी यमन के हौसियों से मुराद हम ये ले रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान का ख़ुद से मुतहरिक हो जाना और सऊदी अरब को सबक सिखाना इस बात की निशानदही है कि मशरक़ वस्ता के अंदर पिछली एक तिहाई के दौरान जो कुछ हुआ है उसका बाज़ाब्ता तोड़ निकाल लिया गया है और इनकी जो सारी तदबीरें या सारी चालें थी वो नाकाम हो चुकी हैं और ईरान उसी पोजीशन के ऊपर कायम है। अब ईरान ने किया है, ईरान ने किया ये है कि जहाँ पे आज उन्होंने इन हौसी, और ये बात अब वाज़े तौर पे हो गई है क्योंकि ईरान ज़ाहिरी तौर पे ये कहता रहे कि वो इन हौसी बागियों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं उनके बयानात के बाद, उनके तर्जुमान के बाद ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है, इसके ऊपर तो कोई बहस नहीं है कि जो हौसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन हमले हैं, वो आप यूँ समझिए कि ईरान के सऊदी अरब के अंदर हमले हैं। अब सऊदी अरब बराह रास्त तो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो सऊदी अरब की हुदूद के अंदर अब दाखिल होना शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया था और अमेरिका से बहुत ज़्यादा असलहा ख़रीदा गया था, वो एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी यूएस की उस टेक्नोलॉजी का भी तोड़ निकालती है जो उन्होंने सऊदी अरब को फराहम कर रखी है। तो अब मामला एक बार फिर जो सीरिया के अंदर चल रहा है, जो दूसरी जानिब इसराइल का मामला, तो सारी कहानी को लेके कहानी ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है और ईरान सऊदी अरब के किसी तौर पे काबू में नहीं आ रहा। ये वो मुकम्मल कहानी है जो हमने आपके सामने रखी है। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।